ये एक सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि मैं स्किनी फैट हूं एंड इस प्रॉब्लम को मैं ठीक किस तरह से कर सकता हूं। गुड न्यूज ये है कि ये बहुत इजीली फिक्सेबल है। तुम्हें बस सभी चीजों को ढंग से करना होगा और चांसेस है कि ये प्रॉब्लम तुम ज्यादा जल्दी भी ठीक कर पाओगे। इसलिए इन 4 चैप्टर्स को अच्छे से समझ के अपने रियल लाइफ के अंदर इनको इंप्लीमेंट करना आज से ही शुरू कर देना। सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि स्किनी फैट एग्जैक्टली होता क्या है। स्किनी फैट का ये मतलब है कि तुम्हारे पास मसल्स बहुत कम है एंड थोड़ा सा बॉडी फैट परसेंटेज तुम्हारे पास ज्यादा है। ध्यान रखना, अगर तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम ओबीस हो। ओबेसिटी एंड मोटापा बहुत इजीली विजिबल होता है लेकिन स्किनी फैट अच्छे से नजर आता नहीं है। लेकिन अगर तुम टी शर्ट निकालोगे तो फिर देखकर तुम्हें बहुत इजीली कोई भी बोल सकता है कि भाई थोड़े से मोटे हो तुम। कॉमन साइंस है आर्म्स, लेग्स, बेली फैट एंड सॉफ्ट चेस्ट विथ थिन बट सॉफ्ट बॉडी। कुछ इस तरह की चीजें तुम्हारे साथ हो सकती है कि तुम्हारे जो आर्म्स होंगे वो बहुत पतले से होंगे एंड शर्ट में एंड टी शर्ट में इवन तुम जब शर्ट निकालोगे तो फिर तुम्हारी फिजिक वैसे थोड़ी सी सॉफ्ट दिखेगी लेकिन तुम्हारे आर्म्स एंड तुम्हारे लेग्स बहुत स्किनी दिखेंगे जो दिखने में बहुत अजीब सा लगता है। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इस प्रॉब्लम को तुम बहुत इजीली ठीक कर पाओगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मोस्ट ऑफ द लोग स्किनी फैट होते ही नहीं है। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग स्किनी फैट के बारे में बात करेंगे, मुझे पता है, एंड इस प्रॉब्लम को हम लोग ठीक भी करने वाले हैं। लेकिन तुम्हें ये जानना होगा कि तुम स्किनी फैट असल में हो या नहीं हो। मोस्ट ऑफ द लोग असल में स्किनी फैट होते ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो लोग बस स्किनी हैं जिन लोगों के पास मसल मास नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज सेम रहे जितना बॉडी फैट परसेंटेज अभी तुम्हारे पास है, लाइक 13 या फिर 14% तुम्हारे पास है, उसी के साथ अगर तुम्हारे मसल मास को मैं इंक्रीज कर दूं एंड फैट परसेंटेज उतना ही रहे तो फिर चांसेस है कि तुम्हारी बॉडी अच्छी खासी दिखेगी। इसलिए अगर तुम इन 2 फोटोज को देखोगे, एक जगह पर ऐसा बंदा है जो बहुत स्किनी दिखता है, उसके पास थोड़ा सा बॉडी फैट परसेंटेज है, एब्स कुछ खास दिख नहीं रहा है, आर्म्स एंड लेग्स बहुत ही पतले हैं लेकिन दिखने में इतना मोटा नहीं लगता। एंड उसी जगह पर अगर तुम ऐसे ही बॉडी फैट परसेंटेज वाले दूसरे बंदे को देखोगे लेकिन उसके पास अगर ज्यादा मसल मास होगा तो फिर तुम्हें उस बंदे की फिजिक ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी बिकॉज उसके पास मसल मास ज्यादा है। इसलिए तुम्हारा मेन फोकस अब से मसल मास होना चाहिए ताकि तुम्हारी फिजिक चेंज हो सके। ध्यान रखना, तुम्हारा मेन जो फोकस है वो बॉडी फैट परसेंटेज के ऊपर नहीं होना चाहिए। तुम्हें बहुत पतला होना है या तो फिर बल्किंग करनी है, इस तरह के गोल्स तुम्हें रखने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक मेन गोल होना चाहिए कि वो है ज्यादा से ज्यादा मसल मास पुट ऑन करना है। अगर तुम्हें स्किनी फैट से मस्कुलर का ट्रांसफॉर्मेशन असल में करना है एंड इसकी स्पीड अगर तुम्हें ज्यादा रखनी है कि भाई अगर आज से मैंने अपनी जर्नी को शुरू किया है तो फिर एटलीस्ट 1-2 महीने में मुझे अच्छी खासी प्रोग्रेस देखनी है। अगर तुम भी ऐसा चाहते हो तो फिर तुम्हें एक अच्छी क्वालिटी का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट अपनी डाइट के अंदर ऐड करना होगा। ये एक सप्लीमेंट है जो नेचुरल है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। मैं इसको रेगुलर बेसिस पर डेली लेता हूं एंड इसकी वजह से स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है एंड जो हमारे मसल्स है वो ज्यादा फुलर एंड राउंडर नजर आते हैं। मुझे पर्सनली क्रिएटिन बहुत पसंद है क्योंकि ये बजट फ्रेंडली होता है। मार्केट में अगर तुम बाकी सारे सप्लीमेंट्स देखोगे तो फिर वो बहुत महंगे आते हैं। जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो कभी कभी सभी सप्लीमेंट्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो अफोर्डेबल भी है एंड इसके साथ साथ बेनिफिट्स भी तगड़े देता है। इसलिए अगर तुमने अभी तक वेलकोर के क्रिएटिन को ट्राई नहीं किया है तो फिर इसको एक बार तुम्हें चेकआउट करना होगा क्योंकि ट्रस्ट में इसका स्वाद भी अच्छा है एंड इसके इफेक्ट्स भी बहुत अच्छा है। इसके लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड अगर तुम प्रेम10 कोड यूज करोगे तो फिर तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। एंड मसल मास ना होने के पीछे का जो मेन रीजन होता है वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है। अगर तुम वेट्स नहीं उठाते, अगर तुम अपने मसल मास के ऊपर ज्यादा जोर नहीं डालते तो फिर वो ग्रो नहीं होंगे। इसलिए तुम्हें अच्छे से रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी होगी, तुम्हें जिम में जाना होगा। अगर तुम ऑलरेडी जा रहे हो तो फिर चांसेस है कि तुम जिस तरह से वर्कआउट्स परफॉर्म कर रहे हो वो प्रॉपर नहीं है, इसीलिए ही तुम्हारा मसल मास गेन नहीं हो रहा। डाइट मैटर करती है लेकिन अगर तुम स्किनी फैट हो तो फिर लिफ्टिंग की वजह से जो तुम्हारी ये जो प्रॉब्लम है स्किनी फैट होने की, ये प्रॉब्लम ज्यादा इजीली फिक्स हो जाएगी। इसलिए हम लोग डाइट पर भी फोकस करेंगे लेकिन इतना नहीं, जो हमारा मेन फोकस होगा वो लिफ्टिंग के ऊपर होगा क्योंकि डाइट हमारे बॉडी फैट परसेंटेज को चेंज करने में मदद कर सकती है लेकिन जो वेट्स हैं वो हमारे मसल मास को ज्यादा इंक्रीज करने के लिए हमारी हेल्प कर सकते हैं। इसलिए लिफ्टिंग हमारा मेन फोकस है।
अगर तुम्हें ट्रेनिंग करनी है तो फिर सबसे पहले तुम्हें कंसिस्टेंसी का रूल अप्लाई करना होगा। मुझे पता है कि एक बोरिंग सी चीज है जो शायद तुम्हें पता होगी कि अगर हम लोग जिम जा रहे हैं तो फिर हमें कंसिस्टेंटली रोज जाना चाहे, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग नहीं जाते, इसलिए ही इस टॉपिक को बार बार हमें लाना पड़ता है तुम्हारे सामने। इसलिए अगर तुम जिम जाते हो या तो फिर नहीं जाते तो फिर ध्यान रखना तुम्हें कंसिस्टेंटली इस चीज को करना होगा अगर तुम्हें सही में अपनी स्किनी फैट फिजिक को ट्रांसफॉर्म करना हो। तो बॉडी चेंज होती है जिस तरह की तुम डिमांड उसके ऊपर रखोगे। अगर डिमांड ही नहीं है बॉडी के ऊपर कि भाई उसे ग्रो होना है तो फिर वो चेंज नहीं होगी। इसलिए अगर तुम लिफ्टिंग नहीं कर रहे तो फिर तुम्हारा मसल मास भी कुछ खास इंक्रीज होने नहीं वाला। इसलिए तुम्हें फोकस करना है बड़ी एक्सरसाइजेस के ऊपर, जैसे कि हो गई डेडलिफ्ट, लंजेस, बेंच प्रेस, ओवरहेड प्रेस, बारबल रोज, पुलअप्स। अब जनरली देखो, अगर तुमने मेरे दूसरे सारे वीडियोस देखे होंगे तो फिर तुम्हें पता होगा कि मैं कंपाउंड लिफ्ट्स के ऊपर इतना कुछ खास फोकस करता नहीं हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हें जितनी हो सके उतनी जल्दी प्रॉपर अमाउंट के मसल्स बिल्ड करना है सभी जगह पर, लाइक एडक्टर्स, एबडक्टर्स एंड ग्लूट्स, ये सारे ऐसे मसल्स हैं जिनके ऊपर जनरली कुछ लोगों को कुछ खास इंटरेस्ट होता नहीं है ध्यान देने में, क्योंकि वो लोग प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करते नहीं है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें बस एज अ फिटनेस बस अच्छा दिखना है, तुम्हें तुम्हारी ये जो फिजिक है, स्किन फिट दिखते हो तुम्हें बस इस चीज को ठीक करना है, तो फिर तुम्हें बाकी सारी चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करने की जरूरत है। अगर तुम एडक्टर्स एंड एबडक्टर्स को ट्रेन नहीं भी करोगे, शायद तुम्हें पता भी नहीं है कि वो कौन से मसल्स हैं, तो फिर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम बस ये जो डेडलिफ्ट है, बेंच प्रेस, बारबल रोज, पुलअप्स, ओवरहेड प्रेस, लंजेस, इन सारे एक्सरसाइजेस को भी परफॉर्म करोगे तो फिर चांसेस है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो कई सारे मसल्स है वो सारे ही मसल्स स्ट्रेन होंगे, तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी एंड कहीं ना कहीं तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हें किसी तरह की डेंसिटी भी फील होगी। इसलिए हाँ, बिकॉज तुम सिर्फ फिटनेस के लिए इस लाइन में आ रहे हो, बिकॉज तुम्हें बस ये जो तुम्हारी स्किनी फैट बॉडी है इसको ट्रांसफॉर्म करके तुम्हें थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव दिखना है, इसलिए तुम जिम में जा रहे हो, तो फिर अगर तुम कंपाउंड लिफ्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे तो फिर वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन अगर तुम प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते हो तो फिर तुम कोई एक चीज के ऊपर ज्यादा वजन नहीं डाल सकते मेरे अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, मेरी अगर तुम वर्कआउट स्प्लिट देखोगे तो फिर उसके अंदर मोस्टली सिर्फ आइसोलेशन लिफ्ट्स ही होती है एंड मुझे उसको करने में मजा आता है। एंड कभी कभी मैं कोई कंपाउंड मूवमेंट्स परफॉर्म कर लेता हूं, लेकिन बिकॉज तुम प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं हो मेरी तरह, इसलिए तुम्हें सिर्फ आइसोलेशन मूवमेंट्स के ऊपर ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एंड अगर तुम आइसोलेशन मूवमेंट्स के जगह पर अगर थोड़ा ज्यादा कंपाउंड मूवमेंट्स के ऊपर भी ध्यान दोगे तो फिर उससे तुम्हारा ज्यादा फायदा होगा। इसलिए ये बस मुझे एक नोटिफिकेशन देना था, क्योंकि अगर तुम मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो तो फिर तुम्हें पता होगा कि मैं किस तरह से रिकमेंडेशंस देता हूँ ट्रेनिंग के लिए। फिर जो तुम्हारा ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर होगा वो 50% कंपाउंड लिफ्ट्स होगी एंड 50% आइसोलेशन मूवमेंट्स होगी। फॉर एग्जांपल, अगर तुम एक पुश वर्कआउट अपने लिए डिजाइन कर रहे हो तो फिर उसके अंदर बेंच प्रेस जैसे एक्सरसाइज होगी जो एक तरह की कंपाउंड मूवमेंट है, क्योंकि उसके अंदर ट्राइसेप्स, चेस्ट एंड शोल्डर्स ये सारे ही मसल्स ट्रेन होते हैं। उसके तुमने 3 सेट्स किए। फिर ओवरहेड प्रेस, उसके तुमने 3 सेट्स किए। फिर आइसोलेशन मूवमेंट्स के तुम 8 to 10 सेट्स परफॉर्म कर सकते हो अपने पुश वर्कआउट के अंदर। अब हमें इस चीज के ऊपर थोड़ा ज्यादा बात करनी होगी कि एग्जैक्टली आइसोलेशन मूवमेंट्स के अंदर हम किस तरह के एक्सरसाइजेस ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग पुश वर्कआउट की बात कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम चेस्ट, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स को शायद ट्रेन करोगे। चेस्ट के लिए तुमने एक बेंच प्रेस मूवमेंट ऐड की, तो फिर अब आइसोलेशन मूवमेंट के अंदर तुम शायद केबल फ्लाई जैसी मूवमेंट ऐड कर सकते हो। ऑल्दो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि केबल फ्लाई भी एक कंपाउंड मूवमेंट है एंड बहुत कम ऐसे एक्सरसाइज हैं जो सिर्फ आइसोलेशन मूवमेंट्स कहलाई जा सकती है असल में। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड रखने की कोशिश करता हूँ बॉडी बिल्डिंग को, ताकि सभी लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ सके। अगर तुम्हें बेंच प्रेस की है कंपाउंड लिफ्ट के लिए एंड फिर तुम केबल फ्लाइज परफॉर्म करोगे तो फिर कहीं ना कहीं तुम भी नोटिस करोगे कि जो केबल फ्लाई मूवमेंट है वो तुम्हारी चेस्ट के ऊपर स्पेसिफिकली थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस पुट करती है। जब तुम उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे तो फिर तुम्हें वो खुद नोटिस होगा। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि केबल फ्लाइज, ट्राइसेप पुश डाउन्स, ट्राइसेप स्कल क्रशर्स, ये सारी ऐसे एक्सरसाइजेस होगी जो आइसोलेशन मूवमेंट्स कहलाती है, जिसके अंदर सिर्फ एक मसल ही ट्रेन होगा। अब इसी तरह से अगर तुमने पहले बेंच प्रेस ऐड की, फिर ओवरहेड प्रेस ऐड की,
इसके साथ तुम आइसोलेशन के अंदर लैटरल रेजिस्टेंस मूवमेंट ऐड कर सकते हो, ट्राइसेप पुश डाउन्स एंड ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन। इस तरह की तुम आइसोलेशन मूवमेंट्स ऐड कर सकते हो ताकि तुम्हारा पुश वर्कआउट कंप्लीट हो जाए। उसके बाद कार्डियो की गाइडलाइंस भी तुम्हें जाननी होगी, क्योंकि कार्डियो जस्ट बिकॉज तुम स्किनी फैट हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम स्किप कर सकते हो। कार्डियो तुम्हें रेगुलरली डेली बेसिस पर 20 मिनट के लिए करना है, ट्रेडमिल के ऊपर जितना हो सके उतना फास्ट चलना है इंक्लाइन पर, एंड इस चीज को तुम्हें पोस्ट वर्कआउट के अंदर करना होगा। तुम कुछ गुड कार्डियो ऑप्शंस भी देख सकते हो। अगर तुम्हें वॉक करना पसंद नहीं है तो फिर तुम स्प्रिंट्स लगा सकते हो, तुम बहुत जल्दी बाइकिंग कर सकते हो, वो जो बाइकिंग वाली मशीन होती है जिम के अंदर तुम उसको भी कर सकते हो, या तो फिर ऐसे ही साइकिल लेके बाहर घूमने के लिए निकल सकते हो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर तुम्हें नॉर्मल साइकिलिंग करनी हो जिम के अंदर तो फिर तुम वो स्लो पेस पर कर सकते हो, लेकिन तुम्हें 20 मिनट तक उसे एटलीस्ट करना होगा। ध्यान रखना, हमारा जो मेन गोल है वो मसल मास इंक्रीज करना है, क्योंकि जितना ज्यादा मसल मास होगा उतनी ही तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज इंक्रीज होगी। अगर मेंटेनेंस कैलोरी ज्यादा है तो फिर ऑटोमेटिकली पूरे दिन में तुम ज्यादा चीजें खा पाओगे, जो हमेशा अच्छी बात होती है। अगर तुम्हारा पेट थोड़ा ज्यादा फूला हुआ है या तो फिर तुम अच्छे से फील कर रहे हो अपने पेट को कि नहीं भाई मुझे भूख नहीं लगी है और मैं शांति से अपना कुछ काम कर सकता हूँ, तो फिर वो फीलिंग हमेशा ज्यादा अच्छी होती है कटिंग की फीलिंग के कंपैरिजन में। अब हम बात करते हैं कि तुम्हें एग्जैक्टली करना क्या है। क्या तुम्हें कटिंग करनी चाहे, बल्किंग करनी चाहे या बॉडी रिकम्पोजिशन करने की जरूरत है। अगर हम लोग बल्किंग के ऑप्शन के बारे में थोड़ी बात करें तो फिर उसके अंदर मैं बोलूंगा कि वो सबसे आइडियल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बल्किंग की वजह से तुम्हारा फैट परसेंटेज इंक्रीज हो सकता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं हर जगह पर। अगर तुम असल में बहुत स्किनी हो तो फिर बल्किंग ये वाला ऑप्शन तुम्हारे लिए परफेक्ट है, लेकिन ऑलरेडी अगर तुम्हारे पास थोड़ा बॉडी फैट परसेंटेज है तो फिर बल्किंग करके तुम्हें कुछ फायदा होने नहीं वाला। फिर बॉडी रिकम्पोजिशन के बारे में अगर हम बात करें तो फिर उसका जो मेन गोल होता है वो ये है कि तुम्हें बॉडी फैट परसेंटेज लूज करना है, और उसके साथ साथ तुम्हें मसल्स बिल्ड करने हैं, जो सुनने में बहुत शानदार लगता है, लेकिन एक स्पॉइलर है जो तुम्हें पता होना चाहिए। बॉडी रिकम्पोजिशन सिर्फ बिगिनर्स लॉन्ग ब्रेक फ्रॉम जिम, जैसे कि अगर तुम बीमार हो गए या तो फिर 2-3 हफ्ते के लिए तुम कहीं बाहर गए थे, कंट्री के बाहर गए थे, वर्कआउट नहीं किया था, उन लोगों के लिए एंड इनकंसिस्टेंट लिफ्टर्स के लिए, इन 3 ही लोगों के लिए बॉडी रिकम्पोजिशन असल में अच्छे से वर्क कर सकता है। आई थिंक अगर तुम 6-7 महीने से ही जा रहे हो तो फिर तुम्हारे लिए अगेन थोड़ा ज्यादा आसान होगा, लेकिन अगर तुम 1-2 साल से जिम जा रहे हो तो फिर हाँ तुम्हारे लिए बॉडी रिकम्पोजिशन थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बॉडी रिकम्पोजिशन के अंदर न्यूबी गेन्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम लोग कटिंग के ऑप्शन के बारे में बात करें तो फिर फैट लॉस हमेशा थोड़ा ज्यादा आसान होता है। लाइक तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर होता है कि कार्डियो ज्यादा करना है, कैलोरीज को डिक्रीज करना है ताकि फैट परसेंटेज तुम लूज कर सको। तुम्हारी जो प्रोग्रेस होगी वो तुम्हें ज्यादा अच्छे से विजुअली दिखेगी मिरर के अंदर, जो एक अच्छी बात है। एंड इसके अंदर मोटिवेशन भी थोड़ा ज्यादा हाई रहता है कि भाई मैं कहीं पर जा रहा हूँ, एंड बिकॉज तुम जिम में जाकर मसल्स बिल्ड कर रहे हो एंड उसके साथ साथ कटिंग कर रहे हो, इसलिए वो जो भी मसल्स तुम बिल्ड करोगे वो सभी मसल्स तुम अच्छे से देख पाओगे। जो तुम्हारा कट फेज होगा वो 3 से 4 महीने का होना चाहिए, एंड इसका जो मेन गोल है वो है एक्सेस फैट को रिमूव करना है। बहुत श्रेडेड होने की जरूरत नहीं है, बस जो भी एक्सेस फैट है उसको रिमूव करना है। अब तुम्हें वो चूज करना होगा जो तुम्हारे लिए राइट है, क्योंकि मैं नहीं बोल सकता कि तुम्हें बल्किंग करनी चाहे, कटिंग करनी चाहे या तो फिर बॉडी रिकम्पोजिशन करना चाहे। अगर तुम एक न्यूबी लिफ्टर हो, तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज थोड़ा ज्यादा है तो फिर हाँ बॉडी रिकम्पोजिशन कीजिए। अगर तुम बहुत मोटे हो तो फिर कटिंग कीजिए, एंड फिर उसके बाद तुम मेंटेन कर सकते हो अपने बॉडी फैट परसेंटेज को, एंड फिर तुम बल्क कर सकते हो अगर तुम बहुत स्किनी हो तो। इसलिए डिपेंड करता है कि तुम्हारी भी सिचुएशन किस तरह की है, एंड उसके हिसाब से तुम्हें खुद ही ये डिसीजन बनाना होगा। अब हम बात करते हैं कैलोरीज एंड मैक्रोज की। प्रोटीन टेक तुम्हें कितना रखना है, 1.6 या तो फिर 2.2 इनटू तुम्हारा बॉडी वेट करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज 70 kg है, तो फिर पूरे दिन में तुम्हें अराउंड 110 to 150 ग्राम्स प्रोटीन लेना होगा। फैट इंटेक कितना रखना है, जो भी तुम्हारी डेली कैलोरीज है टोटल उसका 15 से 30% तुम्हें फैट रखना है। फॉर एग्जांपल अगर 2000 कैलोरीज तुम पूरे दिन के अंदर कंज्यूम कर रहे हो तो फिर इसका 15% 300 कैलोरीज होगा। सो 2000 में से 300 कैलोरीज फैट्स में से आनी चाहिए, और अगर हम 30% करें तो फिर 600 कैलोरीज, 2000 कैलोरीज में से 600 कैलोरीज तुम्हारी फैट में से आनी चाहिए।
फिर 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरीज होती हैं, इसलिए पूरे दिन के अंदर अराउंड तुम 33 से 67 ग्राम्स ऑफ फैट्स कंज्यूम करोगे पूरे दिन के अंदर। एंड जो भी रिमेनिंग कैलोरीज होगी वो कार्बोहाइड्रेट्स में से आनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स में ऐसा कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए, बस प्रोटीन एंड फैट्स को कैलकुलेट कर लेना, फिर जितनी भी कैलोरीज बचे उतने में कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे से खाना। जो कैलोरीज है वो तुम्हारे गोल के ऊपर डिपेंड करती है। अगर तुम कटिंग कर रहे हो तो फिर तुम्हें 200 कैलोरी डेफिसिट के अंदर रहना होगा। अगर तुम रिकम्पोजिशन कर रहे हो तो फिर 150 कैलोरीज का डेफिसिट तुम्हें मेंटेन करना होगा। अगर बल्क पर हो तो फिर 200 कैलोरीज तुम्हें अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से थोड़ी ज्यादा खानी होगी। एंड मेंटेनेंस कैलोरीज बाय द वे अगर तुम्हें फाइंड करनी हो तो फिर वो उसके लिए तुम्हें एक वेबसाइट मिल जाएगी, कैलोरी कैलकुलेटर। ऐसा अगर तुम गूगल पे लिखोगे तो फिर कई सारी वेबसाइट्स आ जाएगी। कोई सी भी वेबसाइट में जाके अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड कर लेना। एंड फिर जो कैलोरीज है वो एग्जैक्टली कोई तुम्हें बता नहीं सकता, इवन एआई या तो फिर कोई भी वेबसाइट भी एक प्रिसाइज नंबर तुम्हें कभी दे नहीं पाएगी। इसलिए तुम्हें खुद फाइंड करना होगा कि ऐसा कौन से कैलोरी का नंबर है जिसके ऊपर तुम्हारा बॉडी वेट मेंटेन रहता है। लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं उसको तुम्हें याद रखना होगा। तुम्हें लिफ्टिंग कंसिस्टेंटली करनी होगी, कंपाउंड लिफ्ट से तुम्हें रेगुलर बेसिस पर करनी होगी, हाई प्रोटीन मील्स तुम्हें खानी है, कार्डियो मिस नहीं करना है, एंड तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है डाइट एंड वर्कआउट को लेकर। अगर तुम इस चीज को लंबे समय तक करोगे तो फिर ट्रस्ट मी, जो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन है स्किनी टू मस्कुलर वो तुम सक्सेसफुली देख पाओगे। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही।